जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर और आज हम सॉल्व करेंगे एनईडी 2022 के बायोलॉजी के पास पेपर्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज वन। फर्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑर्गेनेली इज कॉमनली फाउंड इन ग्लैंडुलर सेल्स। इसमें ऑप्शंस हमें दिए गए हैं गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आपने पहली चीज याद रखनी है कि जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स ऐसे सेल्स हैं, सिंपली आप इनको ग्लैंड सेल्स भी कह सकते हैं। और ग्लैंड सेल्स जो हैं ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है बॉडी के अंदर सिक्रीशंस करना। और ये किस चीज की सिक्रीशन करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिक्रीशन करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स की। और एक ही ऑर्गेनेली है जो सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होती है, उस ऑर्गेनेली का नाम है गोल्जी कम्प्लेक्स। तो एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज गोल्जी कम्प्लेक्स। साथ ही साथ आपको बाकी ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस भी बताता चलूं। जैसे लाइसोसोम है तो इस ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है बेसिकली वो होता है डाइजेशन में इन्वॉल्व होना, डाइजेशन करना, चीजों की तोड़ फोड़ करना। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका काम होता है एनर्जी की प्रोडक्शन करना। और वैक्यूल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका काम होता है वाटर को स्टोर करना। लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ऑर्गेनेली जो है ये मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल्स या मुख्तलिफ जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं उनकी स्टोरेज भी जो है वो कर सकती है। अच्छा, सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास। बिलो द पॉइंट एट विच द कॉटिलेडन्स आर अटैच द एम्ब्रियो एक्सिस इज कार्ड। अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो है एम्ब्रियो। कि एम्ब्रियो का जो नीचे वाला हिस्सा है बिलो दी पॉइंट जहाँ पे कॉटिलेडन अटैच होता है उसका नाम हमने जो है वो बताना है कि वो नाम क्या है। अच्छा, पहले तो आप याद रखें, लेट्स से ये हमारे पास प्लांट का एक सीड है। अब सीड के बिल्कुल बॉटम साइड पर यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है एम्ब्रियो। अगर हम इस एम्ब्रियो को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके इसको अगर हम ड्रा करते हैं, लेट्स से जी ये हमारे पास जो है वो एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो के बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे अटैच होता है कॉटिलेडन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कॉटिलेडन। अच्छा, अब एम्ब्रियो का ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्लोम्यूल। प्लोम्यूल। और ये जो बॉटम वाला पोर्शन है जहाँ पे कॉटिलेडन अटैच होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं रेडिकल। तो यहीं से जैसे कि एमसीक्यूज में बताया गया कि एम्ब्रियो का जो बिलो पॉइंट है, एम्ब्रियो के जो नीचे वाला पॉइंट है जहाँ पे कॉटिलेडन अटैच होता है उसका नाम हमने बताना है। तो यहाँ पर आप देखें कि एम्ब्रियो का जो नीचे वाला पॉइंट है जहाँ पे कॉटिलेडन अटैच है, इसका नाम हमारे पास क्या है? डेट इज रेडिकल। अच्छा, एक और चीज बताता चलूं, जब ये एम्ब्रियो ग्रो करके नया प्लांट बनाएगा तो रेडिकल से जो पहला पार्ट बनेगा वो रूट बनेगा। ठीक है। बाकी एमसीक्यूज जो दिए गए हैं वो इररेलेवेंट हैं, वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें थर्ड एमसीक्यूज की, बहुत ही आसान है। माइमोसा पुडिका इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। तो ये माइमोसा पुडिका जो है ये बोटेनिकल नेम है छुई मुई का। ठीक है। इसको हम आम रूटीन में टच मी नोट, इसका जो कॉमन नेम है इसको हम टच मी नोट भी कहते हैं, छुई मुई का पौधा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एमसीक्यूज फोर। फंजाई हुज ग्रोथ इज फेवर्ड बाय फायर। अच्छा, फायर जो है ना, ये इसके लिए वर्ड यूज होता है पायरो। पायरो। तो पायरो जो है, अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस में देखें तो एक ही एमसीक्यूज है जिसके अंदर पायरो का वर्ड यूज किया है। याद रखिएगा, पायरो जो है ये वर्ड हमेशा फायर के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक वर्ड है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस। तो फायर की वजह से, आग की वजह से किसी चीज की ब्रेक डाउन हो जाना, इसको, इस अमल को हम कहते हैं पायरोलाइसिस। तो पायरो यहाँ पर एक ही एमसीक्यूज में, तो ये हमारे पास होगा पायरोफाइलस। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा, यहां पर आपने एक चीज समझनी है, कंडेंसेशन क्या है। लेट से जी हमारे पास कंडेंसेशन, बेसिकली ये लफ्ज निकला है किसी चीज का कंडेंस से, किसी चीज का कंडेंस हो जाना, इकट्ठे हो जाना। तो हमारे पास एक टर्म यूज होती है केमिस्ट्री के अंदर, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन कहते हैं किसी, लेट से ये हमारे पास लिक्विड है, तो अगर ये लिक्विड जो है इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये लिक्विड क्या होता है? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इस अमल को हम कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन अगर यही वेपर्स दोबारा में इकट्ठे होकर
दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाएं, तो इस अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, यही अमल रात के वक्त होता है। नॉर्मली दिन के वक्त जो वाटर वेपर्स होते हैं, पानी के जो बुखारात हैं, वो एयर के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन रात के वक्त जब लाइट अवेलेबल नहीं होती, तो लाइट अवेलेबल ना होने की वजह से ड्यूरिंग डार्कनेस यही तमाम वाटर वेपर्स जो हैं कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही लिक्विड के ड्रॉप्स जो हैं ये प्लांट के लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये दिन के वक्त हमें नजर आते हैं इन फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप्स। शबनम के जो कतरे हैं वो असल में कंडेंसेशन ही का नतीजा होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्स, कि कौन सा प्रोसेस है जो कंडेंसेशन का रिवर्स है। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस का ऑप्शन है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, पॉलीमराइजेशन है, और वेपोराइजेशन है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, वेपोराइजेशन। वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे, तो इवेपोरेशन में भी बेसिकली क्या हो रहा है, इवेपोरेशन भी टर्म यूज होती है, वेपोराइजेशन भी टर्म यूज होती है। किसी चीज का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, जैसे यहाँ पे लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वेपोराइजेशन। और यही वेपर अगर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको हम कंडेंसेशन का नाम देंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर होगा, डेट इज वेपोराइजेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसकी जो फेजेस हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ बैक्टीरिया की ग्रोथ के से रिलेटेड। जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जो ग्राफ होता है हमारे पास, उसमें चार मुख्तलिफ जो है वो फेजेस होती हैं। हमारे पास चार फेजेस होती हैं। मैं उन चार फेजेस को जो है वो ड्रा करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास ये फेज होती है, इसको हम कहते हैं लैग फेज। अच्छा, लैग फेज जो है ना, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉग फेज। इस फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होती है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह एक्सपोनेंशियल वे में मिकदार जो है वो बढ़ती चली जाती है। फिर हमारे पास एक फेज आती है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है स्टेशनरी फेज में, कि जितने बैक्टीरिया जो हैं उनकी बर्थ होती है, लगभग उतने ही बैक्टीरिया जो हैं उनकी डेथ भी होना शुरू हो जाती है। तो स्टेशनरी फेज वो फेज है जहां पर बैक्टीरिया की बर्थ इक्वल हो जाती है बैक्टीरिया की डेथ की। और फिर इसके बाद एक और लास्ट में एक फेज आती है जिसको हम कहते हैं डेक्लाइन फेज। ये वो फेज होती है जिसमें डेथ रेशो जो है वो बैक्टीरिया की वो बढ़ जाती है बर्थ रेशो से, मतलब डेथ ज्यादा होगी, बर्थ कम होगी। तो अब ऑप्शन में अगर हम देखें, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, ये नीचे दी गई जितनी भी बैक्टीरियल फेजेस हैं, ग्रोथ फेजेस, इसमें हमने बताना है कि डेथ रेट इज मोर रैपिड देन मल्टीप्लीकेशन रेट। अच्छा, यहाँ पे बर्थ रेट की जगह उसने मल्टीप्लीकेशन रेट, मल्टीप्लीकेशन मीन तादाद में इजाफा होना, वो तब भी होगा जब बैक्टीरिया की जो है वो बर्थ होगी, तो मल्टीप्लीकेशन अल्टीमेटली उसकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो कौन सी फेज ऐसी है जिसमें डेथ रेट ज्यादा होगा मल्टीप्लीकेशन से, तो वो हमने देखा जी, डेक्लाइन फेज वो फेज है जिसके अंदर डेथ रेशियो जो है वो ज्यादा होगी। तो सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन देयर वुड बी। अच्छा, यहां पर ना याद रखिएगा, सोल्यूशन हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेकंड हमारे पास है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड जिसकी इससे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है लेस, और टॉनिक ये वर्ड हम यूज करते हैं साल्ट के लिए या सोल्यूट के लिए। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साल्ट कम होगा, अंडरस्टूड बात है कि उसमें वाटर ज्यादा होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर, ज्यादा हो जाना। टॉनिक मीन साल्ट, तो इसमें साल्ट ज्यादा होगा, वाटर जो है वो कम होगा। आइसो का मतलब होता है सेम, इसका मतलब है कि इसमें ऑलमोस्ट साल्ट और वाटर की जो मिकदार होगी वो बराबर होगी। तो वो कहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आया वाटर जो है वो मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा, वाटर सेल के अंदर मूव करेगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ सेल, के आया जो सेल है यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, या सेल, वाटर जो है वो सेल से बाहर जाएगा, या सेल जो है वो फट जाएगा। तो लेट्स से जी ये हमारे पास जो है ना ये सेल है, ठीक है। अब सोल्यूशन कौन सा है, उस सेल को किस सोल्यूशन के अंदर रखा गया है, लेट्स से ये हमारे पास वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सेल। अब सोल्यूशन कौन सा है जी, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इस साल्ट और वाटर की मिकदार जो है वो बराबर है। तो एक चीज याद रखिएगा,
जब साल्ट और वाटर बाहिर बराबर हैं तो सेल के अंदर भी साल्ट और वाटर की मिकदार बराबर होगी। अगर ऐसे होता कि लेट्स से जी सेल के बाहर साल्ट ज्यादा है, तो अंडरस्टूड बात है कि सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम होगी। अगर सेल के अंदर, सेल के बाहर वाटर कम है, तो अंडरस्टूड है कि सेल के अंदर वाटर की मिकदार ज्यादा होगी। अब चूंकि दिए गए ऑप्शन में जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साल्ट और बाहर वाटर जो है वो बराबर है, तो अंडरस्टूड बात है सेल के अंदर भी साल्ट और वाटर जो है वो बराबर होंगे। और वाटर याद रखिएगा हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है। अब चूंकि वाटर की मिकदार यहाँ पर सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम है, इसका मतलब है कि वाटर मूवमेंट नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए, डेट इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर जो है वो मूव नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि जी ये बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज जो है क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यूज है। आर एच नेगेटिव वुमेन है। अच्छा, आर एच नेगेटिव वुमेन जो है ना, पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लें कि हमारे पास ना दो टर्म्स होती हैं। एक होती है आर एच पॉजिटिव और एक टर्म होती है हमारे पास आर एच नेगेटिव। जो आर एच पॉजिटिव है उसके लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं जीन्स लेवल पर, अलीलिक लेवल पर, वो हमारे पास होता है जी, वो हमारे पास होता है जी कैपिटल डी और कैपिटल डी, या एक और टर्म भी हम यूज करते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी। और आर एच नेगेटिव जो है इसके लिए हमारे पास जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं स्मॉल डी स्मॉल डी। अच्छा, वो कहते हैं एक आर एच नेगेटिव वुमेन है, लेट्स से जी यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारे पास वुमेन है जो कि मैरिड हैं, ठीक है, ये जो लाइन ड्रा की जाती है इसको मैरिज लाइन भी कहते हैं। आर एच पॉजिटिव मैन और ये मैन है। अब वुमेन जो है वो आर एच नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली जो है वो क्या है, स्मॉल डी और स्मॉल डी है, और वो मैरिड हैं किसके साथ, एक आर एच पॉजिटिव मैन के साथ। अच्छा, लेकिन साथ में एक कंडीशन दी जा रही है कि वो जो आर एच पॉजिटिव मैन है उनके जो फादर हैं वो क्या थे, वो आर एच नेगेटिव थे। तो ये जो मैन हैं इनके जो फादर थे वो क्या थे, वो आर एच नेगेटिव थे। इसका मतलब है कि उनका भी जेनेटिकली वो क्या थे, स्मॉल डी और स्मॉल डी थे। अब एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे यहाँ पर ये मैन जो है, ये जो जीन, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं स्मॉल डी, ये असल में क्या है, ये एक जीन है और ये उस जीन के दो अलील्स हैं, या आप दो फैक्टर्स भी कह सकते हैं। और नॉर्मली एक पेरेंट जो होता है वो अपना एक ही फैक्टर, जिसको एलील भी आप कह सकते हैं, वो ट्रांसफर करता है टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो इसका मतलब है कि इनके जो फादर हैं वो उन्होंने अपना ये जो एक फैक्टर है वो ट्रांसफर किया है अपने इस बेटे को। इसका मतलब है कि ये जो मैन है इसमें एक अलील जो है, एक फैक्टर जो है वो स्मॉल डी है। तो ऑटोमेटिकली चूंकि आर एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सेकंड जो होगा वो हमारे पास कैपिटल डी होगा। ठीक है, तो ये आर एच नेगेटिव वुमेन हैं जो मैरिड कर रही हैं एक आर एच पॉजिटिव मैन से, जिनके वालिद जो थे वो आर एच नेगेटिव थे। तो वो बता रहा है कि बताना है आपने कि इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो चाइल्ड होंगे, उनमें कितने चांसेस होंगे आर एच नेगेटिव होने के। तो उसमें हम क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा, इसका बिल्कुल सेम सिंपल कॉम्बिनेशन ये होता है कि आपने इनके जो अलील्स होते हैं उनको सेपरेट कर देना है। एक साइड पे जो है, एक साइड पे जो है वो आप फीमेल्स के जो हैं वो अलील्स लिख लेते हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो आप फादर के जो हैं वो अलील्स लिख लेते हैं। तो ये हमने अलील्स यहाँ पे बना लिए हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी, ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल डी स्मॉल डी, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी, और अगेन आ जाएगा हमारे पास स्मॉल डी स्मॉल डी। अब आप देखिए कैपिटल डी और स्मॉल डी को हमने क्या कहा था कि या होंगे आर एच पॉजिटिव, तो ये भी आर एच पॉजिटिव है, ये भी आर एच पॉजिटिव है। जबकि ये दोनों जो है स्मॉल डी है, इसका मतलब ये आर एच नेगेटिव और आर एच नेगेटिव हो गए। तो इसका मतलब है कि चार में से दो बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, आर एच पॉजिटिव होंगे और दो आर एच नेगेटिव, मतलब 50-50% जो है वो चांस होगा, 50-50%। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 50%। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला जो है वो एमसीक्यूज था। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर डू लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट की मौजूदगी में होता है, और बेसिकली ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है, और इसी की मदद से प्लांट्स अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। अब ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, तो प्लांट के सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली पाई जाती है। इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, और इसमें कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं थाइलाकोइड्स, और ये जो बाकी जगह जो खाली होती है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा।
अच्छा, अब ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम थाइलाक्वाइड्स कहते हैं, ये जो थाइलेक्वाइड्स हैं इनकी जो बाउंड्री है इसको कहते हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। असल में फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और एक होता है डार्क रिएक्शन या जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, वो होता है स्ट्रोमा के अंदर। तो वो पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो कहाँ पर होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वेयर डू लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, तो वो कहाँ पर होगा, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा वो होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनसर्कल द मिसमैच, यहाँ पर कुछ मैचिंग्स दी गई हैं। जैसे ये राइनो वायरस है तो ये इससे बीमारी होती है कोल्ड, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद डॉग बाइट है, उसके काटने से जो है बीमारी होती है उसको हम कहते हैं रेबीज, ये भी ठीक है। ये अक्सर कराची वगैरह में ये केसेस जो है वो सामने आते रहते हैं। पैरामिक्सो वायरस, ये एक आरएनए वायरस है, ये भी बिल्कुल ठीक है। वायरस से ये बीमारी होती है एंसेफेलाइटिस, ये भी ठीक है। और येलो फीवर, यहाँ पर याद रखिएगा कि येलो फीवर जो है ये बीमारी वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। तो उसने कहा था मिसमैच आपने फाइंड करना है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि येलो फीवर जो है ये वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट एमसीक्यूज में एक डायग्राम दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ली गई है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि आपने जो बी लेबल्ड बी जो ऑर्गेनेली है उसका नाम बताना है। तो ये जो ऑर्गेनेली है इसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इस ऑर्गेनेली को गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो हमने जो फर्स्ट एमसीक्यूज किया था, फर्स्ट एमसीक्यूज में हमने बात की थी कि ग्लैंड सेल्स में जो ग्लैंड सेल्स हैं उनमें कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती है, तो हमने करेक्ट आंसर बताया था गोल्जी कम्प्लेक्स, जिसका काम क्या होता है, सिक्रीशन करना। तो स्टूडेंट्स ये वो ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जिसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं, इसको याद रखना है आपने। इसकी जो डायग्राम है उसके बाद मैं साथ साथ बाकी जो लेबल्ड ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये जो ऑर्गेनेली है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी फर्स्ट एमसीक्यूज में मैंने बताया था, ये एनर्जी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। सी पे ये जो ऑर्गेनेली इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑर्गेनेली है ये है लाइसोसोम, ये भी फर्स्ट एमसीक्यूज में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। सो करेक्ट आंसर हमारा बी में जो होगा वो होगा डेट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइरोकीट बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, अच्छा स्पाइरोकीट बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। ट्रिपोनिमा पैलिडम जिसका नाम दिया गया है, ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम में हमेशा जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जो सेकंड होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये कौन सी बीमारी काज करता है बैक्टीरिया, तो ये काज करता है जी साइफिलस। अच्छा याद कीजिएगा यहाँ पे जितनी डिजीजेस दी गई हैं ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहलाती हैं। थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो सकती हैं। तो इसमें साइफिलस करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। गोनोरिया की बात करें, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसे कहते हैं निसीरिया गोनोरियाए, निसीरिया गोनोरियाए। और जिनाइटल हर्पस जो है ये एक वायरस की वजह से होती है जिसको हम कहते हैं हर्पलेस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। और एड्स जो है ये भी वायरस की से होने वाली बीमारी है जिसको हम कहते हैं एचआईवी वायरस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा साइफिलस। दी प्रोसेस, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, दी प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन, जहाँ पे मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ती हैं और उसके नतीजे में जो है वो कोई भी मटेरियल सेल से बाहर चला जाता है, तो इसमें आएगा एक्सो। अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया आउट ऑफ सेल, कि किसी मटेरियल का सेल से बाहर चले जाना, तो एक्सो एक ऑप्शन है। एक्सो, एक्सो मीन आउटसाइड, एग्जिट से लफज लिया गया है। साइटोसिस, साइटो मीन सेल, सेल से किसी चीज का बाहर चले जाना, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा एक्सोसाइटोसिस। और इसी का ऑपोजिट ये ऐसे भी हो सकता है, द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल। तो अगर सेल के इनसाइड होगा तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होना था एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन इनसाइड, तो एक्सोसाइटोसिस हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, द डिजीज विच इज काज्ड बाय डिफेक्ट इन अ सिंगल जीन और पेयर ऑफ जीन इज रेफर्ड एज, वो बीमारी जो एक जीन या एक सिंगल जीन या एक सिंगल जीन पेयर की वजह से होती है उसे हम कहेंगे यूनिफैक्टोरियल। तो इसमें बहुत सिंपल है, यूनी मीन वन,
यूनिफैक्टोरियल, फैक्टोरियल मीन फैक्टर रीजन, एक ही चीज होगी जो वजह बनेगी उस बीमारी का, तो डेट इज विल बी यूनिफैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास है द डिप्लॉयड ह्यूमन क्रोमोसोम सेट। अच्छा, अब एक चीज याद रखनी है आपने कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो क्रोमोसोम्स का जो सेट है उसमें टोटल जो सेट होता है उसमें 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स। ठीक है, एक इंसानी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है वो 23 पेयर्स पर मुश्तमिल होता है। अब इन 23 में से 22 जो पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं। ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होती हैं। और आखिरी जो पेयर है, 23rd जो पेयर है, उसको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास है सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर, क्योंकि ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में जो है इनको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एक्स एक क्रोमोसोम है, वाई दूसरा क्रोमोसोम, तो ये पेयर बन गया। और फीमेल में जो है इसको हम डबल एक्स से जाहिर करते हैं। तो ह्यूमन क्रोमोसोम जो सेट होगा उसमें 22 पेयर्स होंगे ऑटोसोम्स के, ठीक है, और एक पेयर होगा जी जेंडर क्रोमोसोम्स का या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इनकोरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन इन सेल वॉल? ठीक है, यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और आगे उनके फंक्शन दिए गए हैं। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा इनकोरेक्ट है। तो फास्फोरस याद रखिएगा, ये न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड जो है ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड्स में ये बने होते हैं आगे तीन कंपोनेंट से। एक होता है इसमें जी पेंटोज शुगर, ठीक है, सेकंड इसमें होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, और थर्ड इसमें होता है फास्फोरिक एसिड। इसको फास्फेट भी समटाइम लिख दिया जाता है, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड, ये तीनों चीजें होंगी तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। तो अल्टीमेटली फास्फोरस यहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन ये प्रोटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटीन बगैर नाइट्रोजन के बन ही नहीं सकती। प्रोटीन जो होती है ये अमाइनो एसिड से बनती हैं। अमाइनो एसिड के लिए अमाइनो ग्रुप का होना जरूरी है, और अमाइनो जो है NH2, ठीक है, जब ये अटैच होता है तो इसको हम NH2 पढ़ते हैं, और जब विदाउट अटैचमेंट उसको हम NH3 पढ़ते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये भी ठीक है। क्लोरोफिल का एक पार्ट है। अच्छा, प्लांट्स में जो ऊपर हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा था कि प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का, और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफिल पिगमेंट की मौजूदगी में होता है। और क्लोरोफिल का अगर मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें एक हेड पोर्शन होता है, उस हेड पोर्शन में चार इंपॉर्टेंट रिंग्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी है, और सबसे सेंटर में होता है मैग्नीशियम, और यहाँ पे एक टेल होती है। ये एक मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया क्लोरोफिल का, तो इसमें मैग्नीशियम भी ठीक है। पोटासियम फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, पोटासियम एक न्यूट्रिएंट है, इसका सेल वॉल की फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता। सो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा MCQs नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ रेड लाइट ऑन प्लांट। ठीक है, कि प्लांट पर रेड लाइट की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, सवाए किसके? कौन से? तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी C, एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स इज प्रोमोटेड। उसकी वजह ये है कि डियर स्टूडेंट्स के प्लांट की में जो रेड, जब प्लांट पे रेड लाइट पड़ती है तो रेड लाइट की वजह से आमतौर पे प्लांट में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं ऑक्सिन। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये आम तौर पर जो प्लांट होता है उसकी लेंथ में इजाफे का बायस जो है वो बनता है। और इंटरनोड्स हैं, ये मैं इंटरनोड्स बना रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी ये मैं नोड्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ये नोड्स हैं। और ये जो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये अगर साइडों से, अब मैंने बताया कि रेड लाइट पड़ेगी तो रेड लाइट से ऑक्सिन बनेगा, हार्मोन बनेगा, ये लेंथ में इजाफे का बायस बनता है। और इंटरनोड चूंकि साइडों पर होती हैं तो साइडों पे जो ग्रोथ है ना वो ऑक्सिन की वजह से हो ही नहीं सकती। तो इंटरनोड की जो एलोंगेशन है कि ये जो साइडों से जो ग्रोथ है वो होगी, ये असल में गलत है, ये रेड लाइट की वजह से ये नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें द डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस।
इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अच्छा, साथ साथ ये बाकी विटामिन के बारे में बताता चलो। विटामिन बी की कमी से जो है एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं बेरी बेरी, ये भी अक्सर आ जाता है। विटामिन सी जो है इसकी वजह से एक बीमारी होती है, इसे कहते हैं स्कर्वी। और विटामिन डी से हड्डियों की बीमारी होती है, आमतौर पर बच्चों में होती है, उसे हम कहते हैं रिकेट्स। और अगर बड़ों में हो तो उसको हम कहते हैं ओस्टियोमेल्शिया। ओस्टियोमेल्शिया, ये भी आप लाजमी याद रखिएगा, सिर्फ विटामिन ए का नहीं, बाकियों के भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी एथरोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज ऑफ। तो ये बेसिकली आर्टरी से रिलेटेड जो है बीमारी है। इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक तो ये एथरोस्क्लेरोसिस है। अच्छा, एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, लेट्स से ये आर्टरी है, ये खून की नाली है बेसिकली। आर्टरी है तो इसमें आर्टरीज के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ मटेरियल्स जो हैं वो जम जाते हैं, स्पेशली कोलेस्ट्रोल जो है। कोलेस्ट्रोल जो है ये जमना शुरू हो जाता है आर्टरी के अंदर, जिससे आर्टरी जो है वो क्या हो जाती है, तंग हो जाती है। तो आर्टरीज का तंग हो जाना एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। इसका मतलब, इस लफ्ज का मतलब यही है, मीनिंग यही है। एथरो मीन नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का तंग हो जाना। और वो तंग कब होंगी, जब उसमें कोलेस्ट्रोल जम जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म भी यूज होती है, उसको कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अच्छा, इसमें क्या होता है, आर्टरीज की जो दीवारें हैं, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, दे बिकम हार्ड। आर्टरीज की जो दीवारें हैं ये हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दीवारों में होते हैं इलास्टिक, इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, जो विद एज, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती चली जाती है, इलास्टिक टिश्यूज कम होते चले जाते हैं। इलास्टिक टिश्यूज कम होने से जो है आर्टरीज की दीवारों की जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है। तो एक टर्म होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसका मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज वॉल। तो अगर एथरोस्क्लेरोसिस के बारे में वो पूछ सकता है तो वो आपसे यकीनन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, एबायोटिक हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक, बायो, बायो मीन लिविंग, लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी एनवायरनमेंट में लिविंग चीजें होंगी उनके लिए हम बायोटिक कंपोनेंट का वर्ड यूज करते हैं। और ए का मतलब है विदाउट लिविंग, विदाउट लाइफ। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, बेजान चीजें होंगी, उनके लिए हम एबायोटिक टर्म यूज करेंगे। अब इसमें हमारे पास है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, के क्लाइमेट के जितने भी फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, अब ये सारे बेजान हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। एडेफिक फैक्टर्स हैं, ये भी इसी में आ जाते हैं। टोपोग्राफिक हैं, ये भी इसी में आ जाते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हैं, ये पानी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको माइक्रो कैटेगरी में मेंशन किया जाता है। वाटर, इनको हम प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। अच्छा, इनके बारे में प्लांट्स कह दिया जाता है, लेकिन ये प्लांट्स नहीं है, ये प्लांट की तरह के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, फाइटो प्लांक्टन्स। प्लांक्टन्स कहते हैं छोटे ऑर्गेनिजम्स को, और फाइटो कहते हैं प्लांट की तरह। तो ये लिविंग है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेशक छोटे लेवल के हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसने कहा कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर है फाइटो। नेक्स्ट है जी, द रेडियस एंड अल्ना ज्वाइन एट द रिस्ट विद द, रिस्ट कहते हैं हथेली को, विद द स्मॉल कार्पल बोन्स। अच्छा, यहाँ पे हैंड की बेसिकली बात की जा रही है, हमारे हाथ में ऊपर वाली साइड पर जो बोन अटैच होती है शोल्डर के साथ, उसको कहते हैं ह्यूमिरस। ह्यूमिरस के साथ फिर आगे दो बोन्स अटैच होती हैं, एक रेडियस होती है और एक जो है डियर स्टूडेंट्स होती है अल्ना। अच्छा, ये जो रेडियस, लेट्स से ये रेडियस है और ये अल्ना है, ये रेडियस और अल्ना जो है ये आगे जाके रिस्ट के साथ अटैच होती है। रिस्ट में छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ये जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो हम मिलकर हमारी रिस्ट बनाती हैं, इनको हम कहते हैं जी कार्पल्स, कार्पल्स। ठीक है, तो ये टोटल जो है इनकी, और फिर इसके आगे फिर वो हमारी फिंगर्स जो हैं वो अटैच होती हैं, उनको फेलेंजिस भी कहा जाता है, फेलेंजिस। ठीक है, तो इसमें कितनी बोन्स होती हैं टोटल जो हैं कार्पल्स के अंदर, वो होती हैं जी 8, 8। ठीक है, या आप काउंट भी कर सकते हैं, मैंने 8 ही ड्रा की हैं, तो 8 कार्पल बोन्स होती हैं। और अच्छा, याद रखिए कि जो आगे फिंगर्स हैं फेलेंजिस, इनमें जो बोन्स पाई जाती है ना, उनको बायोलॉजी में हम कहते हैं फेलेंजिस। हाथ
हाथ की जो उंगली है उनमें जो बोन्स पाई जाती है हम कहते हैं फिलेंजीज, और इनकी तादाद होती है टोटल 14। ठीक है, 14। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिसिंग इवेंट्स इन द अबव डायग्राम। ठीक है, इसमें यहाँ पर बेसिकली ये जो सीक्वेंस दिया गया ना, ये डेवलपमेंट का दिया गया है। इसमें डेवलपमेंट में क्या होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट सबसे पहले क्या होता है, मेल से आता है स्पर्म और फीमेल बॉडी से एग। तो ये जो स्पर्म और एग हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है मतलब एग और स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं तो इसके नतीजे में मदर बॉडी के अंदर एक सेल बनता है, उसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट। अब ये सिंगल सेल होता है और जिसने आगे एक मल्टी सेल जानदार बनाना होता है। तो अल्टीमेटली सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, चूंकि इस सिंगल सेल जाइगोट ने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले सेल की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए जाइगोट में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है क्लीवेज, टूटना। इस सेल की दरमियान से ब्रेक डाउन होती है, सेल टूटता है, मुख्तलिफ डिविजन्स होती हैं जिससे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बनते हैं। जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो फिर ये सेल्स मिलकर क्या करते हैं, ये लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैं लेयर्स बना रहा हूँ। तो इस अमल को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में लेयर्स बनती हैं, बॉडी लेयर्स। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। ठीक है, तो फर्ज कर लें ये एक्टोडम है, ये मीजोडम है और ये एंडोडम है। उसके बाद लेयर्स के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं और फिर ऑर्गन से आगे अल्टीमेटली पूरी बॉडी जो है वो बनती है। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है इसमें तो पहले फर्टिलाइजेशन होगी जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है। वो जाइगोट चूंकि एक सेल पर मुश्तमिल होता है तो सबसे पहले क्लीवेज के जरिए वो अपनी तादाद बढ़ाता है। सेल्स जब बनते हैं तो वो लेयर जर्म लेयर्स बनाते हैं, लेयर्स के बाद फिर बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है इसमें आप देखें सीक्वेंस फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगी। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग भी हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्लीवेज होगी, क्लीवेज के बाद फिर गैस्ट्रुलेशन होगी, फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इन तमाम दिए गए ऑप्शंस में सबसे जो बेहतर ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी, इन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अच्छा, ये दो साइंटिस्ट हैं बेसिकली, एक का नाम है G.H. हार्डी और सेकंड है विनहेल्म वेनबर्ग। इन दोनों ने मिलकर एक प्रिंसिपल पेश किया था, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल की दो इक्वेशंस हैं जो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। एक हमारे पास है P प्लस क्यू का स्केयर इज इक्वल टू 1, और सेकंड हमारे पास है P स्केयर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 1। ये आपको, इससे आपको मैथ का एक फार्मूला याद आया होगा जो अक्सर आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB। तो ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के हैं। तो यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में वो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर आएगा पी आना है, ये बेसिकली यहाँ पे आना है PQ आना है और यहाँ पे आना है Q। तो ये किसके बराबर होगा, डेट इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपने याद रखना है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हमेशा 1 के बराबर होता है, इसमें और कोई वैल्यू नहीं होगी। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट मीन्स रेगुलेटर, रेगुलेट, रेगुलेटर से ये लफज निकला है। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है मतलब एडजस्ट करना, जैसे हम रेगुलेटर से फैन की स्पीड को एडजस्ट करते हैं। कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, तो वो है जी सिंपली हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है।